जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे साथियों, कक्षा 6 की एनसीईआरटी की किताब का टॉपिक नंबर अध्याय नंबर 3 है आरंभिक नगर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि ये पॉइंट आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, खासकर यूपीएससी, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आरंभिक नगर। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं हड़प्पा की कहानी से। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पापुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंट मिलेगी। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों में हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थीं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि ये खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाली इस तरह की सभी पुरास्थलों में जो इमारतों और नींव चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 47 साल पहले हुआ था। इन नगरों की विशेषता क्या थी, आप सभी लोगों को इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, आपके लिए एक प्रश्न है, प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते थे। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं साथियों। इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थीं। इसकी ईंट इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक की उनकी दीवारें खड़ी रही थीं। दीवार बनाने के लिए ईंट की निचाई इस तरह से किया करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्गों में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले। यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, नक्शे में ये तालाब बना हुआ है। ठीक है, तालाब, और यहाँ से आपको एक रास्ता दिख रहा है, एक रास्ता इसमें उतरने के लिए यहाँ से दिख रहा है। ये
कहाँ के साथियों, ये महान स्नानागार इसको बताया गया है। अब बात करेंगे भवन, नाले और सड़कें कि किस प्रकार की हड़प्पा नगरों में सड़कें बने होते थे, नाले बने होते थे और किस तरह से उनको भवनों को डिज़ाइन किया जाता था, उनकी चर्चा करेंगे। अगर नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों से मिल जाती थीं। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। नगरीय जीवन की बात करेंगे, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। नगरीय जीवन कैसा होता था उस समय। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो घर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे। सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले जिससे बच्चे खेलते होंगे। आप सभी के लिए एक पॉइंट है, नगर में रहने वालों के लिए एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांवों में रहते थे? ये पॉइंट यहाँ से आप नोट करके चलिएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर आपने मोहनजोदड़ो देखा जिसमें सड़क और उसमें नाला बना हुआ है और फिर उसमें कुआं भी दिखाया गया था। और ये जो है खेल खिलौने, ये साक्ष्य मिले हैं लोगों को, इनसे शायद बच्चे खेलते होंगे। अब बात करते हैं नगर और नए शिल्प की। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ से मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे की तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुएं बनाई गई थीं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु में मनके, बाट और फलक भी हैं। इस पॉइंट को आप देखेंगे क्योंकि इस तरह के यहाँ पर आभूषण मिले, सोने, चांदी, तांबे और मनके के साथ क्या होते थे, यहाँ पर आभूषण बनाए जाते थे। अब बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। किसके साथियों? ये पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। आप सभी लोग नोट करेंगे। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूती कताई का संकेत भी देती हैं। इनसे अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते थे कि जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके को चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चकारी करना आदि।
मूर्ति का चेहरा कितनी आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, यह किसी विशेष कार मूर्तिकार से का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहाँ मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसे बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशोषण से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। पानी का संचयन किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उस उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरगाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात के हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण जान लेते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर से ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में गुदा गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लोग मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंकों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रकान या मोहरबंदी मिले हैं। यहाँ पर एक इमारत यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अवध ने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पर मिलते थे। इस पॉइंट को पढ़ लेता हूँ साथियों। मुद्रा
मुद्रा, मोहर या मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलियों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मोहरों पर गीली मिट्टी पोतकर उन मोहरों पर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ी नहीं हुई है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 39 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इस नगर को छोड़ दिया। लेखन, मुद्रा और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुनी गुम नुमा घर बनने लगे। यह सब क्यों हुआ? यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ी थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरगाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह नष्ट नहीं हो पाया कि अभी नगरों का अंत कैसे हो गया। सभी नगरों का अंत कैसे हो गया? क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गईं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां में जाकर बस गए। इसके लगभग 14 साल बाद एक नए नगर का विकास हुआ। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। यहाँ से हम समझ लेते हैं साथियों एटलस के माध्यम से। अन्य एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोने, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी, हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन सबकों को मम्मी कहा जाता था। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थीं। इनमें खाद्यान्न, पेय वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाएं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। ये साहित्यों आप सभी के लिए पॉइंट है। इन सभी पॉइंटों को आप नोट करेंगे, जिसे पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता होगा। ठीक है, और ये साथियों सुमेलित हमको मिलान करना है। तांबे का उपयोग कहाँ से हुआ, सोना, टिन, बहुमूल्य पत्थर, इन सभी का मिलान करके आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और चर्चा में जो पॉइंट हैं, इन अध्याय में पक्की मिट्टी से बने सभी खिलौनों की सूची बनाओ और इनमें से कौन से खिलौने बच्चों को ज़्यादा पसंद आए होंगे, उनको भी आपको मेंशन करना है एक लाइन से कमेंट में। ठीक है, हड़प्पा के लोगों को भोजन सामग्री की सूची बनाओ। इनमें से तुम क्या खाते हो, निशान लगाकर बताना मुझे। ठीक है, क्या खाते थे वो लोग, कैसे कैसे वस्त्र पहनते थे, इन सभी के पॉइंट हमें बताओ। और ये साथियों कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, इन तिथियों को नोट करें। मेहरगढ़ में कपास की खेती के साक्ष्य कब मिले थे? लगभग 7,000 साल पहले। नगरों का आरंभ लगभग 47 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत 39 साल पहले। और अन्य नगरों का विकास लगभग कितना हुआ? 250 साल पहले। साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।